नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी संस्कृत सीखने वाले भाई बहनों का इस एपिसोड में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सभी छात्र छात्राओं का, चाहे वो हिंदी के हैं या संस्कृत के हैं, सबका स्वागत है। अभी हम विसर्ग संधि का अगला भेद पढ़ने जा रहे हैं, ओतो विसर्ग संधि। ओतो का मतलब है जहाँ पर ओ की मात्रा विसर्ग के स्थान पर ओ की मात्रा आ जाए और एस आ जाता है, तो वहां समझ लो आप कि यहाँ ओ तो विसर्ग संधि है। पहचान नियम है ये एक तरह से। और आना क्या चाहिए? सूत्र नियम जो है पाणिनि का वो है अतो रोर प्लुताद प्लुते, मतलब अकारांत शब्द हो कोई और उसके बाद विसर्ग आए और फिर उसके बाद भी प्लस के चिन्ह के बाद दोबारा आए, मतलब विसर्ग के पहले भी और विसर्ग के बाद में भी, दोनों तरफ अगर आता है तो ही वहां विसर्ग का हम ओ में बदलाव करेंगे और वो संधि हमारी कहलाएगी ओत्व विसर्ग संधि। मतलब विसर्ग के स्थान पर हम गुणादेश करके उसको ओ में बदलेंगे। से पहले र बनेगा, र से ऊ बनेगा, ऊ से ओ बनेगा और फिर ओ से इस तरीके से ओ बनाएंगे। तो ये संधि जो है उसमें प्लस के चिन्ह के बाद का जो है उसको एस में बदलेंगे। जैसे ये उदाहरण है को अपी, तो को अपी में कह धन अपी, आगे भी है और पीछे भी है, दोनों जगह है ना। और तो विसर्ग को हमने ओ में बदल दिया और पीछे वाला जो होता है उसकी जगह संकेत रूप में हम ये अवग्रह चिन्ह लिखेंगे, अर्थात एस लिख देंगे। एस को कहते हैं अवग्रह चिन्ह, तो ये एस लिखेंगे। अगर कहीं डबल एस आता है तो उसको हम आ पढ़ेंगे। ये बाद के अक्षर के लिए है, लेकिन प्लस के चिन्ह के पहले वो शब्द अकारांत होना आवश्यक है, ये भी याद रखो। जैसे सो अपी, तो सो अपी का भी ऐसे ही बन जाएगा सह धन अपी, सह धन अपी। और भी जो भी जहां कहीं भी इस तरीके के शब्द आते हैं तो वहां हमारी ओ तो विसर्ग संधि बनेगी। रामो अवदत, तो राम धन अवदत। इसी प्रकार अगली संधि जो आती है हमारी वो कहलाती है विसर्ग लोप संधि। जैसा कि नाम ही है सीधा सा कि विसर्ग अगर लोप हो जाए बस और कोई परिवर्तन नहीं करें, शब्द को हम दूर दूर ही रहने दें वैसे के वैसे ही, तो वहां हमारी संधि कहलाएगी विसर्ग लोप संधि। मतलब प्लस का चिन्ह नहीं लगाएंगे हम और शब्दों को ऐसे के ऐसे ही दूर दूर ही लिख देंगे, केवल विसर्ग को गायब करेंगे, लोप करेंगे उसका। जैसे अब इसमें दो शब्द होने चाहिए, एतद सूत्र है इसका, एतद तदो सुलोपो अकोर्नम समासे हली, अर्थात एतत् शब्द का रूप हो मतलब एषः आए, या तत् शब्द का रूप हो अर्थात सह आए। सह तौते बोलते हैं ना तद के रूप सर्वनाम में, तो सह आ जाए या एष आ जाए, तो ये दो शब्द अगर हैं और उसके बाद कोई व्यंजन आता है बाद में प्लस के चिन्ह के बाद, तो वहां पर हम स का जो विसर्ग है वो गायब करेंगे, एश का विसर्ग गायब करेंगे इस नियम से, और इनको लोप करके बाकी शब्द को वैसे के वैसे ही लिख देंगे, तो वो कहलाएगा हमारा विसर्ग लोप संधि। इसी प्रकार इसमें एक और नियम है आगे कि अगर कोई प्रग्रह्य शब्द होते हैं तो वहां भी संधि नहीं होती है, उन्हें भी हम शब्दों को दूर दूर ही लिखेंगे। जैसे ईदु दे द्विवचनम प्रग्रह्यम, तो द्विवचन के जो रूप होते हैं किसी भी शब्द रूप के द्विवचन जो होता है, जैसे हरि हरि हरियः,
तो हरि बड़ी की मात्रा वाला जो हरि है वो द्विवचन का रूप है हरि शब्द का। तो वहां पर उस द्विवचन के रूप की किसी के साथ भी संधि नहीं होती है। अर्थात हरि एतौ अगर हमने बोला तो इनको हम मिलाकर नहीं लिख सकते, इन्हें हमें दूर दूर ही लिखना पड़ेगा और इस प्रकार ये विसर्ग लोप संधि का उदाहरण बनेगा। ठीक है। रोरी के नाम से एक और छोटा सा शब्द रूप आता है, एक और संधि, इसी का एक और भेद बता दिया जाता है विसर्ग का। रोरी सूत्र से रुत्व नियम है एक तरह से, कि जहां विसर्ग से र बने और वहां पर जैसे पुनरागमन, पुनरागमन, तो यहाँ तो पुनः से विसर्ग बन के हमने ये कर दिया था, लेकिन पुनरमते, अब ये पुनरमते जो शब्द है उसमें पुनः भी कर दिया हमने, दूर दूर भी लिख दिया और रमते भी कर रहे हैं। तो इस तरीके का ये कोई एक दो उदाहरण आते हैं ऐसे, वो र हो तो पुनर शब्द था ये, उसको पुनरमते इस तरीके से हमने करके लिख दिया। पर ये आता नहीं है परीक्षाओं में कहीं, ज़्यादा इसके कोई उदाहरण भी नहीं है, इसलिए हम इसे छोड़ ही दें तो ज़्यादा बढ़िया है। आप तो यही 4 भेद विसर्ग संधि के याद रखें जो सबसे इजी हैं और 9th-10th के कोर्स में भी यही आते हैं। धन्यवाद। अब हम धीरे धीरे आगे संधि के बाद प्रत्यय पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ेंगे। पहले शब्द बनाना सीख लें उपसर्गों से। उपसर्ग किसे कहते हैं ये भी आपको याद रहना चाहिए कि जो शब्द या शब्दांश आगे लगते हैं वो उपसर्ग कहलाएंगे, और जो शब्द या शब्दांश किसी भी धातु के या शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय ये भी पढ़ने के बाद फिर हम अनुवाद के नियमों को लेंगे तो ज़्यादा सरल रहेगा, क्योंकि जब आपको शब्द बनाने आ जाएंगे तब उससे हम बड़े बड़े वाक्य बनाना सीखेंगे और अनुवाद बनाना सीखेंगे। इस प्रकार पूरी व्याकरण को मैं कोशिश करती हूँ कि आपको पूरी तरह से बता सकूं, लेकिन धीरे धीरे ही हमारा ये काम चलेगा। आप बीच में थोड़े समय के लिए शब्द रूप और धातु रूप यदि याद कर सके तो अनुवाद जब हम बनाना सीखेंगे तो बहुत आसान रहेगा आपके लिए। इसलिए अब 1 महीने आप आराम से शब्द रूप धातु रूप याद करिए और साथ में संधि के सारे नियमों को याद करिए और अपनी परीक्षा अच्छी तरह से दें। सबको परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।